और मास्टर स्ट्रोक के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। पिछले 3 दिन से फ्रांस सुलग रहा है। फ्रांस के शहर शहर में दंगे हो रहे हैं और नौबत ये आ गई है कि अब दंगाई फ्रांस के बड़े बड़े स्टोर्स में लूटपाट कर रहे हैं। उन्हें पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर वाले सिस्टम का कोई डर नहीं रह गया है। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि फ्रांस की सड़कों पर 14 से 18 साल के टीनेजर्स हैं, कई जगह हिंसक वारदातों को लीड कर रहे हैं। ये वो फ्रांस है जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने खुले विचारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन सिर्फ एक वारदात ने, सिर्फ एक इंसिडेंट ने पूरे फ्रांस को हिंसा का हेडक्वार्टर बना दिया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक बार फिर इमरजेंसी मीटिंग की है। पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन और हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी वक्त इमरजेंसी का ऐलान फ्रांस में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है इस बार के हालात 2005 में जो फ्रांस में दंगे हुए थे, तब जब फ्रांस में इमरजेंसी लगी थी, उससे भी ज्यादा खौफनाक बने हुए हैं। और ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि फ्रांस में इस वक्त सिचुएशन टेंस, पेरिस से लेकर दूसरे कई बड़े शहर हिंसा की चपेट में। हालांकि मौके पर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और फ्रांस की सरकार वायलेंस के लिए जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं नए, उनको रोकने के लिए कई दूसरे निर्देश जारी कर रही है। रात 9 बजे के बाद फ्रांस में बस एंड ट्राम सर्विसेज नहीं चलेंगी। ये जो आप मेरे पीछे यहां बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहां आगजनी, लूटपाट, बसें जलाई जा रही हैं, लोगों से मारपीट की जा रही है। इधर फायरिंग है, तोड़फोड़, सड़क पर पुलिस उतरी हुई है, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप समझ सकें किस तरीके से फ्रांस जो है इस वक्त दुनिया में दंगा हेडक्वार्टर बन चुका है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताने के लिए बाकायदा फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया है। इसीलिए अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि बड़े फायर क्रैकर्स की बिक्री ही बंद कर दी जाए। इसके अलावा पुलिस हर लेवल पर वीडियो फुटेज की स्क्रूटनी कर रही है। दंगा करने वालों को चेहरों से पहचाना जा रहा है तकनीक की मदद से, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को जो लगातार इन दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये सब जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्रांस में 72 घंटे में, खासतौर से पिछले 72 घंटे में नुकसान बहुत हो चुका है। पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर बड़े बड़े शोरूम्स को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई है। कई लोग ऐसे थे जो दुकानों से सामान लूटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अपने लेवल पर गिरफ्तारियों का दौर शुरू किया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन सवाल है कि जब फ्रांस में ये सब हो रहा था, जब फ्रांस दंगे का एपी सेंटर बन रहा था, तब मैक्रोन क्या कर रहे थे? जवाब जानना चाहेंगे आप? रिपोर्ट देखिए जरा। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। सदियों से चली आ रही इस कहावत को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर चरितार्थ कर दिया। जिस वक्त फ्रांस दंगे की आग में जल रहा था, हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, दंगाई हवाई फायर कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब पेरिस में मैक्रोन डांस कर रहे थे। वो एक म्यूजिक कंसर्ट में शरीक हुए और वहां एल्टन जॉन के गानों पर जमकर थिरके। वीडियो 29 जून का बताया जा रहा है और इसे किसी ने डिनाय भी नहीं किया। मैक्रोन आंख मूंद ले, लेकिन सच बदलेगा नहीं। सच्चाई यही है कि दुनिया को प्यार का फलसफा सिखाने वाला फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है। पिछले 3 दिन से फ्रांस के अलग अलग शहरों में आगजनी की घटनाएं हर चौक चौराहे पर देखने को मिल रही है। बैंक समेत दूसरी सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। दर्जन भर से ज्यादा बसों को जलाकर खाक कर दिया गया। कोई बवाल के नाम पर कारों को फूंकने पर आमादा है। तो कहीं सरेआम गोलियों की बौछार।
दुनिया का वो मुल्क है जो अपनी मजबूत डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। वो देश जहां अपनी बात प्रदर्शनों के माध्यम से रखने की संपूर्ण आजादी है। लेकिन पुलिस वालों के हाथों एक नौजवान के मर्डर के बाद, उसे पॉइंट ब्लैंक पर शूट करने के बाद फ्रांस सुलग रहा है। प्रोटेस्ट के नाम पर फ्रांस एक बार फिर दंगे और सिविल वॉर की आग में जलने वाले देशों की तरह दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों को सिविल वॉर की आग में बर्बाद होते देखा। सीरिया में 2011 में जो विद्रोह शुरू हुआ वो आज भी जारी है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। इराक में जंगी ऐलान के बाद पूरा मुल्क बारूद का एपिसेंटर बन गया। आलम ये कि अब तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी, कई शहर तबाह हो गए, मगर फ्रांस में कोई बाहरी अटैक नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस में भयानक तबाही, बर्बादी हो रही है। पेरिस से लेकर मार्सेल तक, नांटेरो से लेकर नीस तक, फ्रांस के दर्जन भर से ज्यादा शहर इस वक्त हिंसा और दंगे की आग में झुलस रहे हैं। हालात को देखते हुए फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में प्रदर्शनकारियों के 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में प्रदर्शनकारियों ने 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। 2000 गाड़ियां जला दी गई, 3880 अन्य जगहों पर आगजनी हुई। फ्रांस में 40,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इनमें से 5000 पुलिस वाले राजधानी पेरिस की सड़कों पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। अब तक 875 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी टीनएजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल है। पेरिस के शहर क्लमार्ट में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सोमवार तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। फ्रांस की सरकार हर तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। इमरजेंसी बैठकों का दौर जारी है। मैक्रों कह चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन इस तरह का वायलेंस, स्कूल, लाइब्रेरी, बैंक को भी जला देना, बसों को फूंक देना सही नहीं। इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि फ्रांस की गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। पेरिस में पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। हर सिचुएशन के हिसाब से पुलिस खुद को प्रिपेयर कर रही है। प्रेसिडेंट मैक्रों ने लगातार दूसरे दिन मीटिंग्स की हैं और कह रहे हैं कि हिंसा को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये इस तरह की सिचुएशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये अव्यवहारिक है, क्योंकि हिंसा को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। खासकर जब सार्वजनिक बिल्डिंगों पर हमले हों, उन्हें तोड़ा जाए। टाउन हॉल, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स तक को नहीं बख्शा गया। ये ऑर्गेनाइज लूट की तरह लगता है और इसे किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। फ्रांस में दंगा भड़का हुआ है, उस पर काबू पाने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार फ्रांस में दंगा क्यों हुआ। जरा ये मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं हम, जिसके जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्रांस में हालात इतने खराब क्यों हुए, क्या हुआ था, किस तरीके से हिंसा का ये दौर शुरू हुआ, ये सब आपको विस्तार से हम बताएंगे। 27 जून को पेरिस के नैंतेरे में 2 पुलिस वालों ने मर्सिडीज कार को रोका। नाहेल नाम का 17 साल का नौजवान कार में सवार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस अफसर ने नाहेल से बहस के दौरान सीधे उसके सिर पर गोली मार दी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा धुंधला करके, ब्लर करके हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस दिन जो हुआ उसी की ये तस्वीरें हैं, जो सब कुछ 27 जून को हुआ। नाहेल ने क्या किया, उसने कार तेजी से दौड़ाई और कुछ दूर जाकर वो कार क्रैश हो गई और 17 साल के नाहेल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एक्शन लिया गया पुलिस वाले पर भी। 38 साल के पुलिस अफसर को सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन ये सुलगना फ्रांस का लगातार जारी है। अब तक आपने जो कुछ भी देखा, यकीन मानिए मॉडर्न एरा में फ्रांस में ऐसा पहली बार हो रहा है। कैमरे में पहली बार पेरिस से ऐसे हॉरर विजुअल्स कैप्चर हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी फ्रांस और खासकर पेरिस कई बार दंगों के गवाह बने हैं। कब कब ऐसा हुआ ये जान लीजिए अब आप। 2005 पेरिस में दंगे, 3 की मौत, 126 घायल हो गए। फिर 2007
वाल्डर्स का दंगा, 139 लोग घायल हुए थे तब 2009 में मॉन्ट्रियल इसी तरीके से भड़क उठा था दंगों से। 317 गाड़ियों को तब वहां जला दिया गया था। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी इस वारदात ने। 2013 में ट्रपीज में दंगे हुए थे फ्रांस में। 2014 सार्सेलस का नाम जुड़ गया इस फेरिस्ट में। दंगा हुआ, इजरायल विरोधी प्रोटेस्ट था ये और उस दौरान दंगा भड़का था। और अब 2023 में जब हम हैं तो पेरिस में एक बार, दो बार, 3 बार दंगे अब तक हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा ब्यौरा फ्रांस का जो हमने आपके सामने रखा। अब देखिए, फ्रांस का जो मंजर है वो दुनिया देख रही है, लेकिन यूरोप के ही दूसरे देश में जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। स्वीडन में कुरान से बेअदबी की गई और वो भी अदालत की इजाजत लेकर ये बेअदबी की गई। जाहिर है इस घटना के खिलाफ दुनिया भर में बवाल मचा है। ये घटना स्वीडन के नाटो मेंबरशिप वाली उम्मीद भी अब चकनाचूर क्यों कर सकती है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये इराक की राजधानी बगदाद में बवाल का ताजा प्रसारण है। भीड़ में शामिल हर शख्स की आंखों से अंगारे फूट रही है। ये स्वीडिश एम्बेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके टारगेट पर पूरी की पूरी एम्बेसी है। ये बुलंद दूतावास को मटियामेट कर देना चाहते हैं। यूं तो मार्च 2003 से ही इराक तबाह है, बर्बाद है, लेकिन इस बार बवाल नया है, जिसका एपिसेंटर बगदाद से 5400 किलोमीटर दूर स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है। जून के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। इस शख्स को गौर से देखिए। इसके एक हाथ में लाउड स्पीकर है और दूसरे हाथ में कुरान। हाई सिक्योरिटी के बीच मीडिया का जमावड़ा। कुछ लोग इस शख्स के समर्थन में नारे लगा रहे हैं तो कुछ इसके खिलाफ। इसके आगे का वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इसके बाद ये शख्स पवित्र धर्म ग्रंथ की बेअदबी करता है। इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला फैक्टर ये है कि स्वीडन में ये सब कुछ लीगल तरीके से हुआ। जी, कुरान की बेअदबी करने के लिए इस शख्स ने बाकायदा अदालत से इजाजत ली और अदालत ने ये कहकर इजाजत दी कि इस शख्स को रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आघात होगा। अदालत के फैसले के बाद पुलिस की फुल सिक्योरिटी में कुरान की बेअदबी की गई। अब इस वीडियो का दूसरा शॉकिंग फैक्टर जान लीजिए। जिस शख्स ने इस्लामिक त्योहार के दिन कुरान की बेअदबी की वो इराकी मूल का है। नाम है सालमान मोमेका। 37 साल के सालमान की हरकत की वजह से स्वीडन इस्लामिक मुल्कों में विलन नंबर 1 बन गया है। तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक हर कोई स्वीडन को एंटी इस्लामिक मुल्क करार दे रहा है। और तो और यूरोप के अखबारों में तो यहाँ तक छपा कि अब स्वीडन के नाटो ज्वाइन करने का रास्ता बंद भी हो सकता है। I understand the emotion and the depth of feeling this causes, and actions taken that are offensive and objectionable are not necessarily illegal in a sovereign legal system. We have also seen protests against both Turkey and NATO over the last weeks in Sweden. हालांकि स्वीडन के प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्फ क्रिस्टसन ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ वो लीगल था। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, स्वीडन में कुरान की बेअदबी के कुछ ही देर बाद रूस से बड़ी खबर आई। व्लादिमीर पुतिन मुस्लिम बहुल इलाके दागिस्तान में गए। पुतिन को मस्जिद प्रशासन ने उपहार के तौर पर कुरान की एक कॉपी गिफ्ट की। पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि कुरान की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. अब
समझने वाले समझ गए होंगे कि आखिर कैसे स्वीडन की गलती को पुतिन ने यूरोप और नाटो के खिलाफ भुनाना शुरू कर दिया है। पुतिन को मुस्लिम देशों से सपोर्ट भी मिलने लगा है। इसे एक प्रदर्शन हमारे देश में भी हो रहा है। मणिपुर सुलग रहा है। कई दिन से हिंसा का दौर जारी है। सरकार हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी जो मणिपुर दौरे पर हैं, सियासत गर्म है। इस सब के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की चर्चा आज सुबह से हो रही थी, लेकिन शाम होते होते उस पर विराम लग गया। खुद एन बीरेन सिंह ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि इन हालात में वो इस्तीफा नहीं दे रहे। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सीएम निवास के बाहर की हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सीएम हाउस के बाहर पहुंचने लगे थे। इम्फाल में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र और कैमरामैन मोहित जब यहां पहुंचे तो पता चला कि सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की चर्चा सुनकर लोग यहां पहुंचे। क्यों आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम मणिपुर के मादर है, माँ है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो सीएम बीरेन है ना, वो रिजाइन करने वाला है। तो हम महिलाओं कहना चाहते हैं, अभी वक्त नहीं है रिजाइन करने का। उसने शुरुआत किया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरुआत किया था ये वार, ये लड़ाई। अभी इसी वक्त रिजाइन करेगा तो हम लोग का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ये महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई हैं और ये कह रही हैं कि नाराजगी इनकी भी है सरकार से और मुख्यमंत्री से भी, लेकिन ये वक्त इस्तीफा देने का नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो फिर स्थिति को संभालेगा कौन? शाम 4 बजे के आसपास खुद सीएम ने भी इस्तीफे की अटकलों का खंडन कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल 2 दिनों के दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे। राहुल कल से ही हिंसा प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से राहत कैंप में जाकर मिल रहे हैं। लोगों से मिलते वक्त राहुल भावुक भी दिखे। जातीय हिंसा की आग में मणिपुर 2 महीनों से जल रहा है। दोनों ही समुदाय के लोग कैंपों में रहने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने दोपहर को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और बाहर आकर पब्लिक से शांति की अपील की। देखिए, यहाँ मैं शांति की अपील कर रहा हूँ। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी के साथ मणिपुर दौरे पर गए पार्टी प्रवक्ता अजय कुमार का आरोप है कि सत्ता के लिए बीजेपी 2 समुदायों को लड़ा रही है। पीएम की चुप्पी पर अजय सवाल उठा रहे हैं। हो नहीं पाया। हमारी कोशिश ये सरकार की गजब है कि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो एक शब्द नहीं बोले अभी तक मणिपुर में, एक शब्द नहीं बोला है। कजाकिस्तान के जन्मदिन के लिए पूरे जो है ट्वीट करते हैं, मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं अभी तक मोदी जी ने बोला है। मणिपुर में हिंसा पूरी तरह से थमी नहीं है। कल रात को इम्फाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ऐसा लग रहा है मानो पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन असल में पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। ऐसे माहौल के बीच एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र कल शाम को इम्फाल के आइडियल गर्ल्स कॉलेज पहुंचे थे, जो इन दिनों राहत कैंप बना हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार के साथ यहाँ गुजारा कर रहे हैं। प्लीज। तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो हर कमरे में जाकर के पीड़ितों से मिल रहे हैं और ये पूरा परिवार जो है अलग अलग कमरों में रह रहा है कुछ इस तरीके से। मोहित जरा तस्वीरें दिखाइए। झोले में सामान है और जान बचा करके ये लोग पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी एक एक कमरे में जाकर के मिल रहे हैं पीड़ितों से। कुछ इस तरीके से पूरा परिवार एक कमरे में सिमटा हुआ है और एक कमरे में कई परिवार रह रहे हैं। आप 2 महीने से रह रहे हैं? हाँ, 2 महीने से। घर आपका क्या? घर रूम सब जला दे, कैसे मोरे में जाएगा हम। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे को लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सियासी फायदे के लिए राहुल ऐसा कर रहे हैं। तो
मणिपुर के इन जख्मों पर मरहम कब लगेगा, इसका इंतजार देश को। और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात टमाटर की, जो ग्राहकों पर महंगाई की मार देता हुआ नजर आ रहा है। किचन का बजट बिगाड़ रहा है। टमाटर के भाव ऐसे पेट्रोल के दाम को टक्कर दे रहे हैं। टमाटर सेब से रेस लगा रहा है। जाहिर है लोग इस वजह से गुस्से में हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं इस वक्त में टेलीविजन स्क्रीन पर। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बठिंडा में एक आदमी को दूल्हा बनाया गया और हीरे मोती की जगह टमाटर से सजाकर उसको रथ पर बिठाया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने, इस पे भले ही किसी को पॉलिटिक्स का मौका दिख रहा हो, लेकिन बात हर घर के किचन की है, हर घर की थाली की है और घर चलाने वालों की जेब से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसीलिए टमाटर की महंगाई पर आम आदमी की नाराजगी अब सामने आ रही है। लोग क्या कह रहे हैं ये देखिए। 100 और 80 के बीच में है सर। फ्रेश टमाटर है 100 रुपये और थोड़ा सा गला कुचा है तो वो 80 रुपये है सर। 1 केजी 2 केजी पहले खरीदते थे, अब महंगाई की वजह से 250 ग्राम खरीदते हैं सर। यही सर खरीद ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, समझ जाइए कि सोचते कि पाव भर ले जाओ, 1 किलो अब नहीं खरीद रहे हैं हम लोग हैं। तो बाकी छोटे लोग क्या करेंगे, वो लोग तो खाना ही छोड़ देंगे। अगर अच्छी क्वालिटी का टमाटर है तो 150 के 140 के करीब है। अगर लोअर क्वालिटी का है 100-120 दिया जा रहा है। पर आम जनता के लिए ये बहुत मुश्किल है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस टमाटर। बारिशों में हमेशा ही दाम तो बढ़ता है, बट जो इस बार का दाम है 150 तो हमने भी कभी नहीं लिया था, 180 ये सब चल रहा था। लेकिन ये तो सरकारों को ही देखना है कि आम जनता के बारे में कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए या इसको कैसे स्टोरेज में रखा जाए। समझे आप, लोगों का ये रिएक्शन इसलिए है क्योंकि टमाटर के रेट आसमान पर है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ आपके शहर में टमाटर का भाव एक हफ्ता पहले क्या था, तब कितने में बिक रहा था और अब कहां पर पहुंच गई है कीमतें। ये देखिए 23 जून की ये कीमत आपके सामने, 75 रुपए किलो का भाव। 30 जून 120 रुपए किलो, कितना बढ़ा, 63%। ये भोपाल के रेट हैं। मतलब एक हफ्ते में कीमत भोपाल में 63% बढ़ गई टमाटर में। एक हफ्ता पहले लखनऊ में देख लीजिए आप, कीमत टमाटर की 100 रुपए किलो, अब 160 रुपए किलो। मतलब सीधे 60% का उछाल लखनऊ में आ गया है टमाटर की कीमत में। अगला शहर दिल्ली के आंकड़े आपके सामने हैं। दिल्ली में टमाटर की कीमत एक हफ्ते पहले 85 रुपए किलो, अब 120 पर पहुंच गई है। 36% इजाफा टमाटर की कीमत में राजधानी दिल्ली में हो चुका है। पहाड़ी राज्य का रुख करते हैं, शिमला का हाल आपको बताते हैं। 55 रुपए किलो मिल रहा था टमाटर पिछले हफ्ते तक, अब 80 रुपए किलो पर कीमतें पहुंच गई। मतलब करीब 50% का उछाल शिमला में आ गया है। वहीं रायपुर की बात करती हूं मैं अब, 65 रुपए। 23 जून को अगर आप बाजार जाते टमाटर खरीदने तो 65 रुपए में आप 1 किलो टमाटर खरीद सकते थे। वहीं 30 जून आज अगर बाजार जाएंगे तो 100 रुपए किलो से कम टमाटर नहीं मिल रहा। मतलब उछाल सीधे 48% की रायपुर में। तो कुल मिलाकर ये टमाटर की कीमतों का हाल। सवाल है कि टमाटर के दाम में इस भारी भरकम उछाल के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए टमाटर उगाने वाला किसान जिम्मेदार है, या फिर वो आड़ती जो मुनाफा कमा रहे हैं, जो किसानों से फसल खरीद कर रिटेल मार्केट में बेचते हैं? मामला क्योंकि सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सच की पड़ताल के हमारी टीम सप्लाई चेन की पहली कड़ी यानी किसानों के पास पहुंची। पिछले 15 दिन पहले 2 रुपये किलो टमाटर ना उठा हमारा। अच्छा, अब इस समय माल खराब होने की वजह पे हाँ जो है 100 रुपये किलो टमाटर उठ रहा है। अच्छा, टमाटर है ही ना हमारे खेतों में। ये हालत क्यों हुई है इसकी टमाटर की? ये तो बरसात की वजह से हुई है। अच्छा, जिससे कि बरसात में टमाटर की खेती बहुत नाजुक होती है। हाँ। तो टमाटर खराब होने का, ये जलने का आप देख रहे हो कैसा हो रहा, सब जला था। हमारी लागत भी नहीं लौट पाई है, जिसमें 60,000 रुपये लागत के लगे हैं। हाँ। और हमारी तो इसमें लागत अभी ऐसे मान लो 10,000 का मैं टमाटर नहीं बेचा। मौसम खराब होने की वजह से सब फसल बर्बाद हो गई। टमाटर की फसल भी सब बर्बाद हो गई है। किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा। 2 रुपए किलो टमाटर बिक गया था बस। टमाटर 2 रुपए किलो बेचा आपने? हाँ, 2 रुपए किलो बेचा था। लेकिन अब बाजार में अगर टमाटर हम खरीदने किलो है। अच्छा, और आपकी जो ये फसल है टमाटर की, ये क्यों बर्बाद हुई? ये बारिश की वजह से बर्बाद हुई है। ये रोग लग जाता है, इसमें बेकार हो जाती है। बारिश से चुर्रा आ जाता है खेत में। दवाई कवर नहीं कर पाती। बहुत महंगी दवाई लगा ली। तो कितना नुकसान हुआ इससे आपको?
बहुत नुकसान हो गया। हमने 60-70 हज़ार रुपये लगा दिया मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। ये भी नहीं कि 5 हज़ार भी ढंग से मिल जाते। क्या क्या खर्चा आया था बोने में टमाटर की खेती? टमाटर की खेती बोने में कम से कम मुझे ट्रैक्टर और नीचे मेहनती लगाने के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा बैठा है मुझे। कुछ भी नहीं निकल पाया। पूरा खर्चा कोई मतलब नहीं निकला है बोने से। 50 रुपए की क्रेडिट दिया बस। और अब तो आप देख रहे हैं 120 रुपए किलो टमाटर। अब तो हो रहा है जी महंगा जी, अब तो खत्म हो गया, मजबूरी क्या करा जी। अब लग रहा होगा कि कहाँ 2 रुपए किलो टमाटर दिया, आज 120 रुपए। हाँ बस ये है, किसानों को कुछ पल्ले मिलता ही नहीं। मजदूर का भी नहीं मिला अब तक, मजदूर की तुड़ाई के पैसे भी नहीं आए अब तक। टमाटर मैंने बोया था लेकिन बहुत मंदा बिका। क्या रेट था तभी? यही चल रहा था 3-4 रुपए किलो का पड़ रहा था। 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये क्रेडिट बिक रहा था। तो नुकसान हो गया उसमें। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत हो गया। किसानों की बात जान रहे थे आप। देखिए, जो टमाटर बाजार में 125 से 150 के करीब बिक रहा है, उसके लिए किसानों को सिर्फ 2 रुपए से 4 रुपए किलो का भाव मिल रहा था पिछले दिन। किसानों की बात में दम दिखता है। करीब महीने भर पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के किसानों ने अपनी फसल सड़कों पर फेंकी थी, याद है ना आपको? किसानों का कहना था कि उन्हें जितना भाव मिल रहा है उससे ज्यादा खर्च तो फसल को मंडी तक पहुंचाने में ही आ रहा है। इससे नाराज किसानों ने फसल फेंक दी थी। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। एबीपी न्यूज पर हमने भी आपको ये तस्वीरें दिखाई। मतलब ये कि टमाटर जैसा मुनाफा दिख रहा है, उसमें किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या अलग अलग शहरों में टमाटर का रेट रिटेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारी टीम रिटेलर्स के पास पहुंची। वहां की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बता दें, देश में टमाटर क्राइसिस करीब करीब हर साल आता है। साल के किसी ना किसी महीने में टमाटर के दाम जो हैं वो आसमान पर जरूर पहुंच जाते हैं। इस साल की अगर बात की जाए, 2023 में टमाटर के दाम जून में बढ़े। अब तक 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है टमाटर। पिछले साल 2022 में टमाटर के दाम जून में ही बढ़े थे, तब इसका भाव 60 से 70 रुपए प्रति किलो पहुंचा था। इससे पहले 2021 में टमाटर का रेट नवंबर में बढ़ा था, तब 90 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया। उससे पहले 2020 मतलब कोरोना के समय की अगर बात की जाए तो टमाटर के रेट जुलाई में बढ़े थे। इसने 70 से 80 रुपए का प्राइस बैंड टच कर लिया था। इसका मतलब यह है कि छोटे से टमाटर का जो पहाड़ जैसा मुनाफा दिखाई दे रहा है, उसमें किसानों के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। ये सारा का सारा खेल जो है वो आड़तियों का, रिटेलर्स का। क्या अलग अलग शहरों में टमाटर का रेट रिटेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारी टीम रिटेलर्स के पास पहुंची। वहां क्या पता चला, ये जान। 2000 रुपये क्रेडिट का टमाटर ला रहा हूँ, करीब 100 रुपये किलो वहीं से पड़ रहा है। और मैं यहाँ 120 बेचता हूँ, नहीं बिकता तो मैं 100 भी बेच देता हूँ। बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, और यहाँ पे आ नहीं रहा है माल, इसलिए महंगा है। महंगा है, बहुत महंगा, यही चिल्ला के चले जा रहे हैं। टमाटर की बिक्री हो रही है? हो रही, बहुत कम हो रही है। जिसको 1 किलो लेना है वो पाव भर ले रहा है। अभी माल पहले 10-15 गाड़ी आ रहा था, अभी 2-3 में आ रहा है। आदमी लोग ऐसे तो परेशान हो रहा है, अब इसलिए टमाटर का रेट भाव ज़्यादा हो गया है। कस्टमर जहाँ आधा किलो खरीदता है वो पाव खरीदता है। हाँ महंगा है, कोई मुँह चिरा के भी चला जाता है, कोई गाली भी दे के चला जाता है। क्या करें, हम तो बेचने वाले हैं, हम तो सह लेते हैं। हो गए 90 रुपये किलो, और जो यहाँ हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपये किलो। बाहर का टमाटर अपने यहाँ का खत्म हो चुका है। मतलब यह है कि रिटेलर्स जो मुनाफा कमा रहे हैं वो भी थोड़ा है, किसानों को तो पहले ही कुछ नहीं मिल रहा। तो आखिर कौन है जो टमाटर की कीमत टॉप पर पहुंचा रहा है? हमारी टीम ने यही बात आड़तियों से जानने की कोशिश की। 1500 रुपए का 1600 रुपए की क्रेडिट बिक रही है। तो कितना किलो उसमें निकलता है? टमाटर 25 किलो, 25-26, 25-26। तो लगभग होलसेल में क्या रेट? होलसेल में समझो बाबूजी मेरी बात सुनो, 70 और 60 रुपए से लेकर 70 रुपए। कोई नई फसल निकले कहीं से तो मंदा हो गए, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई अभी एहसान नहीं दिखाई दे रहा। क्या वजह बताई जा रही है? वजह ये कि माल नहीं है भाई साहब, माल कम है, आवक कम है। आने वाले दिनों में टमाटर की पोजीशन और टाइट हो सकती है, क्योंकि खेतों में पानी भरने की वजह से सारी फसल में नुकसान हुआ है। इसलिए टमाटर पूरे हिंदुस्तान में ही महंगा देगा, और 1500 से 1600 रुपए की रेट में जो हिमाचल के टमाटर हैं, जो लाडवा लोकल किसानों का माल है, वो 1000-1100 की रेंज में बिक रहे हैं। बरसात के कारण टमाटर खराब होने की ज़्यादा हुआ है, इसीलिए टमाटर का बाजार चढ़ा है। और पूरे हिंदुस्तान में बारिश होने के कारण फसलें खराब हुई हैं, खेतों में पानी भर गया, जिस वजह से टमाटर की आवक कम हो गई है। सर फ्रेश टमाटर 70 रुपये किलो के कम से कम घर पे पड़ रहा है उनको। जो बेचारे फुटकर में दुकानदार बेचते हैं वो 80 से 100 रुपये किलो के बेचते हैं, क्योंकि उसमें दागी भी निकलता है, अच्छा भी है। उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं वो। तो
तो आढ़तियों का दावा यह है कि टमाटर के भाव बरसात के चलते बढ़े। टमाटर की महंगाई कम से कम महीने भर इसी तरीके से बरकरार रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसानों ने टमाटर के 1 कैरेट के लिए आढ़तियों से 50 रुपए लिए, यानी भाव करीब 2 रुपए किलो पड़ा। आढ़तियों ने खुदरा कारोबारियों से करीब 1600 रुपए लिए, भाव करीब 64 रुपए पड़ा। खुदरा कारोबारियों ने ग्राहकों से इसी टमाटर के लिए 150 रुपए किलो की कीमत वसूली। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने आई। इसमें एक पेच ये है कि किसानों ने आढ़तियों से ये टमाटर करीब 15 दिन पहले बेचा था। तब टमाटर की फसल तो लहलहा रही थी, लेकिन बाजार में भाव नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में अब ज्यादातर इलाकों में बरसात से टमाटर की फसल खराब हो चुकी है, लिहाजा मंडी में सप्लाई घट गई, दाम चढ़ गए। अगर किसानों के पास आज टमाटर होते तो शायद उन्हें भी कुछ अच्छी कीमत मिल जाती। इससे दुखी किसान चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम करे, ताकि वो भी अपनी फसल खराब होने से बचा सकें और अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेच सकें। ये बिचौलिया खा रहे हैं मुनाफा। 5% के किसान से है और ये 10% खुद से है लेने वाले से। तो हमारी तो मजबूरी हो रही है किसानों की तो बेचने की। हमें बताओ क्या करें, या तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है या कुछ ना कुछ तो कमी है। यही है कि कोल्ड स्टोर ना है ना, माल रख के कहाँ पर किसान मंडी लेके जाकर ढेर लग जाए, कोई 2 रुपए किलो नहीं खरीदता वहाँ पर। और यहाँ पर जो है माल नहीं है तो अब 100 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि अब सब खराब हो चुका है। किसानों के लिए सुविधा होनी चाहिए, कोल्ड स्टोर होने चाहिए। अच्छा, ये व्यापारी लोग मजे ले रहे हैं अब कोल्ड स्टोर का यारिया है किसानों से। तो उन्होंने खरीद लिया 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो का, अब 100 रुपए किलो पब्लिक पे ही पड़ रहा है लौट के। तो किसानों की इसी समस्या का हल खोजने, उनकी इनकम डबल करने के लिए केंद्र सरकार ने दलवाई कमेटी का गठन किया था। साल 2018 में कमेटी ने सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि किसान टमाटर की 58% फसल प्राइवेट परचेजर्स को बेचते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट और सहकारी समितियां उनसे सीधे फसल नहीं खरीदती। कमेटी ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए कोल्ड चेन बनाने की सिफारिश की थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 2020 में ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया था। इसके तहत 2022 तक टमाटर किसानों की आमदनी डबल करने का लक्ष्य था, लेकिन इसका असर अब तक तो नहीं दिखाई दे रहा। किसानों को कमाई तो नहीं हो रही है और आम आदमी की जेब भी लगातार खाली हो रही है। इसका हल क्या हो, इंतजार सवाल के जवाब मिलने का। गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने किए थे फिरौती के कॉल। साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद रहते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई। सूत्रों के हवाले से खबर, लॉरेंस ने उस वक्त जेल में बंद रहते हुए बाकायदा एक टारगेट तय किया और उसे वीडियो कॉल पर धमकियां दी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यह बड़ा खुलासा, साबरमती जेल से वीडियो पर फिरौती मांगी थी, वीडियो कॉल कर फिरौती मांगी थी लॉरेंस बिश्नोई ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।